तो फ्रेंड्स, आज हम शुरू कर रहे हैं सी टेट पेपर 1 के लिए, जो हमारा 31 जनवरी को पेपर है। अभी जो लेटेस्ट एग्ज़ाम हुआ था 2019 दिसंबर में, उसका सैम्पल पेपर। इस पेपर में हम आज चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, बाल विकास व शिक्षा शास्त्र को एक्सप्लेन करेंगे। तो फ्रेंड्स, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, भाषा के अर्जन एवं विकास के लिए सर्वाधिक संवेदनशील अवधि कौन सी है? जन्म पूर्व अवधि, प्रारंभिक अवस्था, प्रारंभिक बाल्य अवस्था, मध्य बाल अवस्था या किशोर अवस्था? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा प्रारंभिक बाल अवस्था। बच्चों, प्रारंभिक बाल अवस्था वो अवस्था होती है जिसमें बच्चा सर्वाधिक और सबसे तेज़ी से अपना विकास करता है, जब वो 0 से 2 वर्ष का होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, निम्नलिखित में से कोहलबर्ग के द्वारा प्रस्तावित नैतिक विकास की एक अवस्था है प्रसुप्ति अवस्था, सामाजिक अनुबंध, अभिविन्यास, मूर्त सक्रियात्मक अवस्था, उद्योग बनाम अधीनता अवस्था? तो फ्रेंड्स, इसका हमारा आंसर हो जाएगा नंबर 2, सामाजिक अनुबंधन अभिविन्यास। तो फ्रेंड्स, हमारा थर्ड क्वेश्चन है, कक्षा में परिचर्चा के दौरान एक शिक्षक प्राय लड़कियों की तुलना में लड़कों पर अधिक ध्यान देता है। यह उदाहरण है, यह किसका उदाहरण है? जेंडर पक्षपात, जेंडर पहचान, जेंडर संबंधता या जेंडर समरूपता? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा जेंडर पक्षपात, जेंडर बायस का। तो फ्रेंड्स, हम इसके अंदर अपना दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, जो है बच्चे में जेंडर रूढ़िवादिता एवं जेंडर भूमिका अनुरूपता को कम करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति प्रभावशाली है? तो फ्रेंड्स, हमारा इसका आंसर हो जाएगा जेंडर पक्षपात के बारे में परिचर्चा। नंबर 1, जेंडर पक्षपात के बारे में परिचर्चा, डिस्कशन अबाउट जेंडर बायस। तो फ्रेंड्स, हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने बच्चों को ज्ञान के सक्रिय जिज्ञासु के रूप में देखते हुए उनके चिंतन पर सामाजिक एवं सांस्कृतिक विषय वस्तु के प्रभाव को महत्व दिया? फ्रेंड्स, इसका फर्स्ट ऑप्शन है जॉन बी वॉटसन, लेव वाइगोस्की, जीन प्याजे और लॉरेंस कोहलबर्ग। फ्रेंड्स, जहाँ पर हमारा सामाजिक और सांस्कृतिक वर्ड आप देखेंगे, वहाँ पर लेव वाइगोस्की ही आंसर सही होता है, क्योंकि यही एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने सामाजिक और सांस्कृतिक विषय वस्तु की अपने सिद्धांत में बात की थी। तो फ्रेंड्स, ये हमारा दूसरा क्वेश्चन होगा। जिक्सो पहेली को करते समय 5 वर्ष की नज़्मा स्वयं से कहती है, नीला टुकड़ा कहाँ है? नहीं, यह वाला नहीं, गाढ़े रंग वाला, जिससे यह जूता पूरा हो जाएगा। इस प्रकार की वार्ता को वाइगोस्की किस तरह संबोधित करते हैं? व्यक्तिगत वार्ता, जोर से बोलना, पड़ाव ढांचा, आत्मकेंद्र वार्ता? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा व्यक्तिगत वार्ता, कि बच्चा अपना खेलते हुए आपस में ही कुछ बात करता है, तो उसके लिए प्राइवेट स्पीच में इसको हम हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों को संकेत देना तथा आवश्यकता पड़ने पर सहयोग प्रदान करना निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? प्रबलन, अनुबंधन, मॉडलिंग, पड़ाव, ढांचा? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा पड़ाव, स्कैफोल्डिंग। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन तो चलते हैं। तो इस क्वेश्चन में कहा गया है, निम्नलिखित व्यवहारों में से कौन सा जीन प्याजे के द्वारा प्रस्तावित मूर्त संक्रियात्मक अवस्था को विशेषित करता है? पहला,
परिकल्पित, निगतात्मक, तर्क, संध्यात्मक विचार, संरक्षण, कक्षा, समावेशन, स्थगित, अनुकरण, पदार्थ, स्थायित्व, प्रतीकात्मक, खेल, विचारों की अनुक्रमणता। तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा नंबर 2, संरक्षण, कक्षा, समावेशन। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी पियाजे की संरचना है? स्कीमा, अवलोकन, अधिगम, अनुबंधन, प्रबलन। तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा नंबर 1, स्कीमा। नंबर 10, आकलन का प्राथमिक उद्देश्य क्या होना चाहिए? फर्स्ट, विद्यार्थियों के लिए श्रेणी निश्चित करना, संबंधित अवधारणाओं के बारे में बच्चों की स्पष्टता तथा भ्रांतियों का समझना, विद्यार्थियों के प्राप्तांकों के आधार पर उनका नामांकित करना, रिपोर्ट कार्ड के उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण अंकित करना। तो फ्रेंड्स कहीं भी अगर आप सीडीपी में देखेंगे तो इसके अंदर बच्चों के उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण होने को या प्राप्तांकों को कहीं भी महत्व नहीं दिया गया है। तो इसके अंदर आंसर हो जाएगा नंबर 2, संबंधित अवधारणाओं के बारे में बच्चों की स्पष्टता और भ्रांतियों को समझना। इसमें हमें टीचर पे अधिक जोर दिया गया है कि टीचर को अपने आप में बदलाव करना है। बच्चा है जैसा है वो ठीक है, आपके उसको अनुरूप आपको ढलना होगा, टीचर को ढलना होगा। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा बुद्धि में सही है? तो फ्रेंड्स इसका पहला ऑप्शन हो जाएगा, बुद्धि एक निश्चित योग्यता है जो जन्म के समय ही निर्धारित होती है। बुद्धि को मानकीकृत परीक्षणों के प्रयोग से सटीक रूप से मापा और निर्धारित किया जा सकता है। बुद्धि एक एकात्मक कारण तथा एक एकांकी विशेषक है। बुद्धि बहुआयामी है और जटिल योग्यताओं का एक समूह है। तो फ्रेंड्स जैसे हम देख रहे हैं इसका आंसर हो जाएगा नंबर 4, बुद्धि एक बहुआयामी है और जटिल योग्यताओं का एक समूह है। तो फ्रेंड्स नंबर 12 क्वेश्चन है, रूही हमेशा समस्या के एकाधिक समाधानों के बारे में सोचती है। इसमें से काफ़ी समाधान मौलिक होते हैं। रूही किन गुणों का प्रदर्शन कर रही है? सृजनात्मक विचारक, अभिसारिक विचारक, अनाम्य विचारक, आत्म केंद्रित विचारक। तो बेटा जो बच्चा अपने आप अपनी समस्याओं को देखता है, उनको सोल्व करने की कोशिश करता है, तो वैसा बच्चा क्रिएटिव थिंकर, सृजनात्मक विचारक कहलाता है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बेटा ये क्वेश्चंस बहुत ज़रूरी हैं क्योंकि सीटेट में जो है बच्चे का, आप एक टीचर बनने चाह रहे हैं तो आपका एक लेवल देखा जाता है कि आपको कितनी समझ है सब्जेक्ट के बारे में या बच्चों के बारे में। तो देखते हैं 13 क्वेश्चन, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में वंचित समूह से संबंधित विद्यार्थियों के द्वारा सहभागिता कम होने की स्थिति में एक शिक्षक को करना चाहिए। बच्चों को विद्यालय छोड़ने के लिए कहना चाहिए। एक स्थिति को जैसे है स्वीकार कर लेना चाहिए। एक विद्यार्थी से अपनी अपेक्षाओं को कम करना चाहिए। अपनी शिक्षण पद्धति पर विचार करना चाहिए। बच्चों की सहभागिता में सुधार करने के लिए नए तरीके ढूंढने चाहिए। तो बेटा हम बच्चों को ना तो ये बोलेंगे तुम स्कूल छोड़ कर चले जाओ, वो जैसा है ठीक है, हमें जो चेंजेस करने हैं वो अपने आप में या अपनी टीचिंग TLM जिसे बोलते हैं टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स, उसके अंदर करना होगा कि हमें कौन सी विधि उनको सिखाने के लिए अपनानी है। तो इसका आंसर हो जाएगा नंबर 4।
तो फ्रेंड्स आइए नेक्स्ट क्वेश्चन से चलते हैं। एक समावेशी कक्षा में एक शिक्षक को विशिष्ट शैक्षिक योग्यताओं को तैयार करना चाहिए, कभी कभी तैयार करना चाहिए, सक्रिय रूप से तैयार करना चाहिए, तैयार करने के लिए हतोत्साहित होना चाहिए। भाई ये हतोत्साहित शब्द बिल्कुल काट दो, ये बिल्कुल नहीं होगा। तो इसका आंसर है सक्रिय रूप से तैयार करना चाहिए, शुड एक्टिवली प्रिपेयर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आइए चलते हैं। पठन वैफल्य बच्चों के प्राथमिक लक्षण क्या हैं? न्यून अवधान विकार, अपसारी चिंतन, पढ़ने में धारा प्रवाहित था, धारा प्रवाह पढ़ने की अक्षमता, एक ही गति विषयक कार्य को बार बार दोहराना। तो बेटा इसका आंसर हो जाएगा धारा प्रवाह पढ़ने की अक्षमता, इनएबिलिटी टू रीड फ्रिक्वेंटली। तो आइए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन से चलते हैं। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में उल्लेखित की गई समावेशी शिक्षा की अवधारणा निम्नलिखित में से किस पर आधारित है? व्यवहारिक सिद्धांत, अशक्त बच्चों के प्रति एक सहानुभूति अभिवृत्त, अधिकार अधिकृत मानवीयतावादी परिक्षेप। मुख्यतः व्यावसायिक शिक्षा उपलब्ध करा के अशक्त बच्चों को मुख्यधारा में शामिल करना। तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा नंबर 3, ए राइट बेस ह्यूमैनिक प्रिस्पेक्टिव, अधिकार अधिकृत मानवतावादी परिप्रेक्ष्यता। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा संरचनावादी ढांचे में अधिगम प्राथमिक रूप से यंत्रवत याद करने पर आधारित है, प्रबलन पर केंद्रित है, अनुबंध द्वारा अर्जित है, अवबोधन की प्रक्रिया पर केंद्रित है। तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा हमारा नंबर 4, अवबोधन की प्रक्रिया पर केंद्रित है, फोकस ऑन द प्रोसेस ऑफ मीनिंग मेकिंग। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा अनेक घटनाओं के बारे में बच्चों के द्वारा बनाए गए सहानुभूत सिद्धांतों के संदर्भ में एक शिक्षिका को क्या करना चाहिए? बच्चों के इन सिद्धांतों को अनदेखा करना चाहिए, बच्चों को दंडित करना चाहिए, बार बार याद करने के द्वारा यह सही सिद्धांत में बदल देना चाहिए, प्रतिकूल परिणाम और एवं उदाहरणों को प्रस्तुत करके बच्चों के इन सिद्धांतों को चुनौती देनी चाहिए। तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा कि बच्चों की गलतियों को आपको बताना पड़ेगा, आप गलती कर रहे हो, तो इसके अंदर में नंबर 4 हो जाएगा, प्रतिकूल परिणाम एवं उदाहरणों को प्रस्तुत करके बच्चों के इन सिद्धांतों को चुनौती देनी चाहिए। तो फ्रेंड्स नया क्वेश्चन है 19 नंबर, छात्र केंद्रित शिक्षा शास्त्र की क्या विशेषता है? केवल पाठ्य पुस्तकों पर निर्भर होना, बच्चों के अनुभवों को प्रमुखता देना, यंत्रवाद याद कराना, योग्यताओं के आधार पर विद्यार्थियों को नामांकित करना और वर्गीकृत करना। तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा नंबर 2, बच्चों के अनुभवों को प्रमुखता देना। तो फ्रेंड्स न्यू क्वेश्चन है, संवेग और संज्ञान एक दूसरे से डैश हैं, पूर्णतः अलग, स्वतंत्र, सन्निहित, संबंधित नहीं है। तो फ्रेंड्स ये हो जाएगा आपका नंबर 3, सन्निहित। तो फ्रेंड्स नंबर 21 क्वेश्चन है, संरचनावादी सिद्धांतों के अनुसार अधिगम के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो फ्रेंड्स पहला क्वेश्चन हो जाएगा, पहला आंसर ऑप्शन हो जाएगा अधिगम अनुत्पादन एवं स्मरण की प्रक्रिया, अधिगम यंत्रवद याद करने की प्रक्रिया, अधिगम
आवृत्तीय संबंध के द्वारा व्यवहारों का अनुबंधन है। अधिगम सक्रिय विनियोजन के द्वारा ज्ञान की संरचना की प्रक्रिया। तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा नंबर 4। अधिगम सक्रिय विनियोजन के द्वारा की संरचना की प्रक्रिया है। तो फ्रेंड्स नंबर 22 क्वेश्चन हो जाएगा, विद्यार्थी को स्पष्ट उदाहरण एवं गैर उदाहरण देने के क्या परिणाम हैं? अवधारणात्मक परिवर्तनों को प्रोत्साहित करने के लिए एक प्रभावशाली तरीका है। यह विद्यार्थियों के दिमाग में भ्रांति उत्पन्न करता है। यह अवधारणाओं के समझ में अभाव पैदा करता है। यह अवधारणात्मक समझ की बजाय कार्यविधिक प्रक्रियाओं ज्ञान पर ध्यान केंद्रित करता है। तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा नंबर 1। अवधारणात्मक परिवर्तनों को प्रोत्साहित करने के लिए यह प्रभावशाली तरीका है। तो फ्रेंड्स नंबर 23 क्वेश्चंस हैं, बच्चों को अधिगम गतिविधियों में भागीदारी करने के लिए लगातार पुरस्कार देना व दंड का प्रयोग करने से क्या प्रभाव पड़ता है? फर्स्ट होगा इसका, बाहरी अभिप्रेरणा कम होती है, आंतरिक अभिप्रेरणा बढ़ती है। यह बच्चों को प्रदर्शन आधारित लक्ष्यों की बजाय निपुणता पर ध्यान देने के लिए प्रोत्साहित करेगा। अधिगम में बच्चों की स्वाभाविक अभिरुचि तथा जिज्ञासा कम होती है। तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा नंबर 4। अधिगम में बच्चों की स्वाभाविक अभिरुचि और जिज्ञासु कम होती है। तो फ्रेंड्स चलते हैं न्यू क्वेश्चन की तरफ, जो है 24, निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रथाएं सार्थक अधिगम को बढ़ावा देती है? फ्रेंड्स तो इसका फर्स्ट ऑप्शन है शारीरिक दंड, सहयोगात्मक अधिगम पर्यावरण, सतत एवं समग्र मूल्यांकन, निरंतर तुल्यात्मक मूल्यांकन। तो फ्रेंड्स इसमें नंबर 2 और नंबर 3 दोनों ही ठीक हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा नंबर 2, संयोगात्मक अधिगम पर्यावरण। एक हमें संयोगात्मक अधिगम का पर्यावरण देना पड़ेगा, और सतत और समग्र मूल्यांकन जो हमारा CBSE NCERT जो हमारा NCF के थ्रू हमारा डिसाइड है। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, जो है हमारा, शिक्षक बच्चों की जटिल अवधारणा की समझ को किस प्रकार सहज करते हैं? एक व्याख्यान देख के प्रयोगात्मक अवसरों की व्यवस्था करा के, थर्ड है बार बार यांत्रिक अभ्यास के द्वारा, फोर्थ है अन्वेषण एवं परिचर्चा के लिए अवसर उपलब्ध करा के। फ्रेंड्स जहाँ पे ऐसा वर्ड आएगा जैसे अवसर उपलब्ध कराना या पर्यावरण देना या आवरण देना, तो इसमें आपका वही क्वेश्चन आंसर ठीक हो जाए, अन्वेषण और परिचर्चा के लिए अवसर उपलब्ध करा के। तो फ्रेंड्स हमारा न्यू क्वेश्चन है 26, एक प्राथमिक विद्यालय की अध्यापिका बच्चों को एक प्रभावशाली समस्या समाधानकर्ता बनाने के लिए किस प्रकार से प्रोत्साहित कर सकती है? पहला, प्रत्येक छोटे कार्य के लिए भौतिक पुरस्कार देकर केवल प्रक्रियात्मक ज्ञान पर बल और महत्व देकर गलत उत्तरों को अस्वीकार करा के एवं दंडित करके। और चौथा हो जाएगा, बच्चों को सहजानुभूत अनुमान लगाने के लिए प्रोत्साहित करके तथा उसी पर आधारित विचार मंथन करके। तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा नंबर 4, बच्चों को सहानुभूत अनुमान लगाने के लिए प्रोत्साहित करके और उसी पर आधारित विचार मंथन करके, मतलब बच्चों को प्रोत्साहित करना, पॉजिटिव बच्चों को एक मौका दिया है। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित अवधि में से किसमें शारीरिक वृद्धि एवं विकास तीव्र गति से घटित होता है? पहला है शैशवावस्था एवं प्रारंभिक अवस्था, दूसरा है प्रारंभिक बाल्यावस्था और मध्य बाल्यावस्था, तीसरा हो जाएगा मध्य बाल्यावस्था एवं किशोरावस्था, चौथा हो जाएगा किशोरावस्था और वयस्कता।
तो फ्रेंड्स, जैसे मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन में बताया था, इसका हो जाएगा पहला शैशवावस्था एवं बाल्य प्रारंभिक बाल अवस्था, जो होती है हमारी 0 से 2 वर्ष तक। फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है। विकास जीवनप्रांत होता है, विकास परिवर्तीय होता है, विकास आनुवंशिक एवं पर्यावरण दोनों के द्वारा प्रभावित होता है, विकास सार्वभौमिक है और सांस्कृतिक संदर्भ इसे प्रभावित नहीं करते। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा हमारा नंबर 4, जो क्योंकि इन्होंने नहीं पूछा था, क्योंकि जीवन प्रांत हमारा विकास चलता रहता है और इस पर हमारा आनुवंशिक और पर्यावरण दोनों का प्रभाव पड़ता है। केवल एक ही फोर्थ ऑप्शन है, विकास सार्वभौमिक है और सांस्कृतिक संदर्भ इसे प्रभावित नहीं करता। इसको संस्कृति और आपका सामाजिकता सब इसको प्रभावित करती है। तो फ्रेंड्स, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, जो है हमारा 29। व्यक्तिक विभिन्नता को प्राथमिक कारण क्या है? लोगों के, फर्स्ट हो जाएगा इसका, लोगों के द्वारा माता पिता से पर्याप्त आनुवंशिक संकेत पद्धति कोड, जन्मजात विशेषताएं, पर्यावरणीय प्रभाव, आनुवंशिकता एवं पर्यावरण के बीच जटिल पारस्परिक क्रिया। तो फ्रेंड्स, इसका हमारा आंसर हो जाएगा नंबर 4, आनुवंशिकता और पर्यावरण के बीच जटिल पारस्परिक क्रियाएं। कि व्यक्तिक भिन्नता जो होती हैं, ये हमारा एक दूसरे से बंदा अलग है, ये बच्चा एक दूसरे से डिफरेंट क्यों है, वो अपने एक आनुवंशिकता और पर्यावरण के कारण एक दूसरे से भिन्न है, स्वरूप में, सोचने में, लिखने में, किसी भी चीज़ में, रंग में, रूप में। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन से चलते हैं, जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 30। निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक समाजीकरण एजेंसी का उदाहरण है? पहला हो जाएगा परिवार एवं पास पड़ोस, दूसरा हो जाएगा परिवार एवं मीडिया, तीसरा हो जाएगा विद्यालय और मीडिया, चौथा हो जाएगा मीडिया और आस पड़ोस। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा 3, विद्यालय और मीडिया। विद्यालय और मीडिया हमारा द्वितीयक या सामाजिकरण का उदाहरण है। पहला उदाहरण हमारा परिवार होता है और हमारा समाज होता है, क्योंकि बच्चा जब पैदा होता है तो उसकी प्रथम टीचर उसकी माता और उसका आसपास का समाज ही होता है। और सेकंड होता है हमारा विद्यालय या मीडिया। तो फ्रेंड्स, अब हम एक असाइनमेंट आपके लिए कल लेकर के आएंगे इसी प्रकार। थैंक यू।